श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ती जा रही है। भारत में अब तक 2 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए जा चुके हैं, लेकिन खौफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग संदिग्ध हैं। परिवार के 4 लोग एट रिस्क देश यानी कि दक्षिण अफ्रीका से आए। उसके बाद परिवार के 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 12 संदिग्ध हैं, तो महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा संदिग्ध संक्रमित है। ओमिक्रॉन को लेकर एयरपोर्ट पर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। एट रिस्क वाले 11 देशों से आने वाले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी है। तो चलिए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ बातें स्पष्ट कर दें। एट रिस्क देशों में आने वाले 58 फ्लाइट्स, 16,000 यात्री, 18 उसमें से पॉजिटिव पाए गए हैं। 58 फ्लाइट्स आए जिसमें कि 16,000 यात्री थे। एयरपोर्ट पर देखिए किस तरह से टेस्ट हो रहा है। आरटी-पीसीआर टेस्ट 3500 से 4,000 रुपए तक में आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना है तो 500 रुपए में वो टेस्ट हो जाएगा। 11 हाई रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहा है। अन्य देशों से आने वाले 5% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग एयरपोर्ट पर की जा रही है। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक ने सरकार और सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। ये जरूरी भी है, लेकिन देश भर के एयरपोर्ट्स पर टेस्ट के लिए लंबी लाइनें, गाइडलाइंस को लेकर कंफ्यूजन और महंगा कोरोना टेस्ट यात्रियों के लिए झमेला साबित हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते लोगों के चेहरे पर झुंझलाहट झलकती है। डायरेक्टली इन्होंने कहा कि आप वहाँ पीसीआर कराना पड़ेगा और हमने बोला कि नहीं हमारा है। बहुत लड़ाई हुई उनके साथ, बहुत झगड़ा किया। नहीं यह इंडिया का रूल है, इंडिया के रूल किया है। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक 11 हाई रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा, जबकि अन्य देशों से आने वाले 5% यात्रियों की भी रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। इन यात्रियों को टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ता है। ये नियम 1 दिसंबर से लागू हुए थे, लेकिन इन नियमों को लागू करने के तरीके से यात्री परेशान हो रहे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आ रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से टेस्टिंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिसमें कि रैपिड पीसीआर है और आरटी-पीसीआर टेस्ट है। जो आरटी-पीसीआर है वो 5 घंटों में उसकी रिपोर्ट आएगी। रैपिड पीसीआर जो है वो 90 मिनटों में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मुंबई एयरपोर्ट पर भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की ट्रेसिंग को लेकर सख्त गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या भी कम हो गई है। दरअसल बीएमसी की गाइडलाइंस में कहा गया है कि जोखिम वाले देशों से मुंबई में आने वालों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। टेस्ट रिपोर्ट जो भी आए, लेकिन यात्रियों को 7 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। इन 7 दिनों में 3 बार आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा, दूसरे, चौथे और 7वें दिन। साथ ही मुंबई एयरपोर्ट पर आज रात से वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके घरेलू यात्रियों को भी निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। दिल्ली और मुंबई की तरह ही देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर नई कोरोना गाइडलाइंस लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है, जिसका एक फैक्टर टेस्ट की कीमत भी है। एयरपोर्ट्स पर एक आरटी-पीसीआर टेस्ट 3,500 से 4,000 रुपए है, जबकि बाहर इसकी कीमत 500 रुपए है। एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए हर यात्री से 500 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। नॉर्मल से 7-8 गुना पैसे देकर टेस्ट करवाने के बाद भी यात्रियों को एयरपोर्ट्स पर 4 से 6 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने आरटी-पीसीआर के नाम पे 7 घंटे खराब किए हैं। तो आप अंदर 7 घंटे तक बैठे? हाँ, 7 घंटे तक वेट किया। एरोप्लेन से बाहर भी नहीं निकलने देते, निकलते ही हमें सबको घेर लेते हैं कि पहले टेस्ट दिखाओ। दिखने के बाद भी वो बोलते हैं पीसीआर टेस्ट करवाओ। पीसीआर टेस्ट जबकि हम बाहर से करवा के आते हैं वो 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है। फिर भी वो 500 वालों को भी 1.5 घंटे में रिपोर्ट दे रहे हैं, 4,000 वालों को भी दे रहे हैं। हम पूछते हैं कितने देर में रिपोर्ट आएगी, वो बोलते हैं ये तो 3900 रुपया लेना है ता 1 घंटे में आ जाएगी। जिसने 500 देना है उसको 6 घंटे में बैठना पड़ेगा। ये सिस्टम थोड़ा है गवर्नमेंट का। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया के कई देशों ने फ्लाइट बैन लगाया है, लेकिन भारत में फिलहाल सख्त ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की है, जिन्हें लागू करवाने में सिस्टम थोड़ा नर्वस फील कर रहा है। इसकी वजह से यात्रियों को समझ ही नहीं आ रहा
कि क्या करना है और कैसे करना है। पिछले 2 दिन में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काफी क्योस मचा था। जो पैसेंजर्स अलग अलग विदेशों से आ रहे थे हिंदुस्तान, उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें लैंड करने के बाद या तो रैपिड पीसीआर या आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर काफी क्योस था। लेकिन आज तीसरा दिन है जब से सरकार ने नई गाइडलाइंस को लागू किया है और आज चीजें काफी बेहतर हैं। इस समय जितने भी पैसेंजर अलग अलग विदेशों से हिंदुस्तान आए हैं, उनका कहना है कि सरकार को उन्हें इस चीज के बारे में पहले इत्तला कर देना चाहिए कि इस तरीके का टेस्ट उनका एयरपोर्ट पे होगा, ताकि उन्हें उतना इंतजार ना करना पड़े। ऐश्वर्या पालीवाल, कैमरा पर्सन, अनूप प्रजापति के साथ। और आपको बता दें कि एजेंडा आज तक में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ तैयारी हमारी पूरी है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आज आया है, पहले बीटा वेरिएंट आया था, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद डेल्टा प्लस आया, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया जिसमें 30 स्पाइक प्रोटीन के म्यूटेशंस हैं। विश्व भर में इसकी क्या स्थिति है, इस पे अभी भी तहकीकात की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर, ट्रांसमिटेबिलिटी पर, इंटेंसिटी ऑफ डिजीज पर हमें देश में पूरी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। इसलिए पिछले 4-5 दिनों में नागर विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों साथ मिलकर 11 देशों को हमने अंकित किया है, जहां एट रिस्क कंट्रीज को हमने उन्हें लेबल किया है। और वहाँ से जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं भारत के अंदर, और एट रिस्क कंट्रीज से करीब 12 एयरपोर्ट्स पे आ रही हैं और अतिरिक्त करीब 26 एयरपोर्ट्स पे आ रहे हैं, वहाँ पूरी व्यवस्था आरटीपीसीआर टेस्ट की, रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट की, और प्रोसेस करीब 4 से 5 घंटे लेता है नॉर्मल आरटीपीसीआर के लिए, और रैपिड आरटीपीसीआर में 60 से 90 मिनट में यात्री बाहर निकल सकते हैं। तो पिछले 2-3 दिनों में बहुत काम करके हमने व्यवस्था जमाई। और अब देखिए क्या आज खत्म होगा किसान आंदोलन। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से माफी भी मांगी है। क्यों माफी मांगो भाई, कोई पाप थोड़ा कर दिया, माफी मांगो। काले कानून एक कोरोना की तरह बीमारी थी। अगर वो मांग मान गई है तो हमको अपने आंदोलन के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। बड़ा सवाल है ना, एमएसपी का बड़ा सवाल देश में है, उसको लागू कर दो। तीनों कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन किसान एमएसपी को लेकर अब भी अड़े हुए हैं। आज 11 बजे दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आंदोलन आगे जारी रहेगा या फिर खत्म होगा। किसान एमएसपी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। एमएसपी पर सरकार बातचीत के लिए तैयार है। सरकार की ओर से 5 नाम भी मांगे गए हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और किसान नेताओं के बीच चंडीगढ़ में सीएम हाउस में हुई बैठक बेनतीजा रही। मीटिंग में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 5 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 372 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन के, और आज सिंघू बॉर्डर पर एक महत्वपूर्ण बैठक है। कितने किसान संगठन इस बैठक में भाग ले रहे हैं और क्या क्या मुद्दे हैं? वो तो समस्त एसकेएम इस बैठक में आ रही है, और मुद्दे हमारे ये जो पहले इशू थे वही हमारे मुद्दे हैं। सिर्फ 3 काले कानूनों को छोड़ दो तो और इशू इसमें है। जैसे एमएसपी का एक बड़ा सवाल है जी, एमएसपी जो किसानों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं वो एक बड़ा सवाल है। किसानों के ट्रैक्टर वहाँ पे बंद है, वो बड़ा सवाल है। 3 अजय टैनी ने जो करा है मंत्री वाला, वो एक बड़ा सवाल है। ये 4-5 इशू अभी हैं। 4-5 इशू। और कमेटी बनाने की जो बात है, कमेटी बनाने की ये बात है कि जो और मामले रहेंगे, जी जी भाई ऐसा तो है नहीं समाधान होगा। हाँ। और जो मामले हैं ये आंदोलन खत्म हो जाएगा इन चीजों पे। हाँ। और जो मसले होंगे उस पर भारत सरकार से टाइम पे बातचीत होती रहे। सीड बिल है, पोल्यूशन वाला है, और बहुत मामले हैं, ट्रैक्टर का है,
किसान क्रेडिट कार्ड के हैं, तो बहुत इशू आएंगे, बिजली के आएंगे, तो वे उस कमेटी पे तय होते रहे। तो मतलब आपका ये कहना है कि जब तक ये 4-5 मुद्दे जैसे एमएसपी, अजय टेनी जो मंत्री जी हैं, ट्रैक्टर्स और केसेस, जब तक इन पे सरकार फाइनल निर्णय नहीं लेती, आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज के मुद्दे यही हैं। यही है आज के मुद्दे, और सभी लोग एक मत हैं। सभी लोग एक मत है। तो इसके अलावा और क्या बातचीत चल रही है, किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना है? आंदोलन क्या बढ़ाना भाई, पन्नी पट गई, इन्हें बदलेंगे। यहाँ दाल खत्म होगी, चावल खत्म हो गए, उनको जाओगे कंबल नहीं है, कंबल मांगेंगे। सरकार से कोई बातचीत हो रही है? हरियाणा सरकार से तो बातचीत कल हुई। हरियाणा सरकार से केसेस वापसी पे और कंपनसेशन पे। केंद्र सरकार से कोई बातचीत अभी नहीं हुई, आज पता चलेगा उसका। आप लोगों ने चिट्ठी भी लिखी थी? हाँ लिखी थी। कोई जवाब आया? ना, जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया। कोई सरकार के प्रतिनिधि का किसी से कोई बातचीत? नहीं, अभी कोई नहीं है। आज बताएंगे किसी की बातचीत हुई। तो आपको क्या उम्मीद क्या है, लग क्या रहा है कि कहाँ पे जाके कब तक ये बात पूरी हो सकती है? उम्मीद है कि इस महीने में हो जानी चाहिए। इस महीने में हो जानी चाहिए। ये बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है। तरफ से राकेश टीका जी कह रहे हैं कि दिसंबर महीने में मतलब समाधान हो जाना चाहिए। समाधान हो जाना हम चाहते हैं कि समाधान हो। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। आने वाले तूफान जवाद की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले इस चक्रवाती तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज शाम दोनों राज्यों के तटों से तूफान टकरा सकता है। इस तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तूफान जवाद का असर दिखने भी लगा है। आपको बता दें कि ओडिशा के पुरी में सुबह से बारिश शुरू हो चुकी है। इन सबके बीच समंदर के किनारों से पर्यटकों को हटा दिया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार वहां पर अनाउंसमेंट कर रहा है और निगरानी बढ़ती जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। एनडीआरएफ की 46 टीमें लगातार तैनात हैं। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम मिश्र हमारे साथ पुरी से जुड़ रहे हैं और साथ ही सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ विशाखापट्टनम से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर क्या हालात है, क्या तस्वीर है, जरा हमें दिखाएं और इस वक्त क्या हालात हैं वो बताएं। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम लोग पुरी बीच पर हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि पुरी के आसपास ही जवाद कल दोपहर के आसपास पहुंचेगा। और इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं जो पुरी बीच है, वहां पर समुद्र की लहरें सबसे पहले दिखाऊंगा। ये नॉर्मल लहरें नहीं है, नॉर्मल लहरों से थोड़ी ऊंची लहरें उठ रही हैं और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से समुद्र में जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। हालांकि कुछ लोग अभी भी जो उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं और थोड़ा एडवेंचरस हैं, वो यहां पर आए हुए हैं पर्यटक, क्योंकि पर्यटकों को पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। उन्हें होटल में रहने को कहा जा रहा है और जो टीम है पुलिस प्रशासन की वो लगातार गश्त भी लगा रही है। इनको भी जो अंदर उतर रहे हैं समुद्र में उनको वापस भेजा जा रहा है। और पुरी में सुबह से बारिश हो रही थी, हालांकि अभी बारिश थोड़ी सी बंद है और ये कहा जा रहा है कि काफी बारिश भी हो सकती है। और जो निचले इलाके हैं, खासतौर पर पुरी के आसपास कोस्टल इलाकों में इवैक्यूएशन का काम लगातार चल रहा है, जारी है। सभी को हटाया जा रहा है। हमने एडिशनल एसपी से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो कोशिश है कि जो कैजुअलिटी हो वो मिनिमम हो और उसी पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जो 2019 में यहां पर फोनी आया था, फोनी ने काफी तबाही मचाई थी। खासतौर पर पुरी बीच पर जितने भी होटल वगैरह हैं सब में नुकसान पहुंचा था। और जो फोनी था वो अब तक का उड़ीसा में 1999 के बाद आया सबसे तबाही वाला तूफान कहा गया था। लेकिन इसकी जो गति होगी ये काफी कम होगी। जैसे फोनी की गति अगर मैं आपको बताऊं, जो गस्टिंग स्पीड हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई थी वो 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड की गई थी, जबकि एवरेज जो स्पीड थी वो तो 230 किलोमीटर थी। जबकि जो जवाद है उसकी स्पीड कही जा रही है 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तो आशंका जताई गई है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हवाओं की गति उतनी तेज नहीं रहेगी। बिल्कुल अनुपम, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपके पास हम आएंगे। इस बीच सूर्याग्नि के पास चलते हैं। सूर्याग्नि, वहां की जरा तस्वीरें बताएं और दिखाएं, क्योंकि वहां पर हम जो समझ पा रहे हैं तेज हवाएं वहां भी चलनी विशाखापट्टनम में शुरू हो चुकी है। एहतियातन क्या कुछ किया जा रहा है? सूर्याग्नि, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
सूर्याग्नि रॉय विशाखापट्टनम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनुपम के पास एक बार फिर से चलते हैं। अनुपम, जहां तक पुरी की बात है, पुरी में हजारों पर्यटक रोज के हिसाब से आते हैं, वहां पर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए भी आते हैं और पुरी के तट पर खास करके लोग जाते हैं। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, इस तूफान के मद्देनजर सुरक्षा वहां पर कड़ी होनी चाहिए थी, पर्यटकों को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पर अभी भी तट पर बहुत से लोग सुबह के 9:18 हो रहे हैं, लेकिन लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तट पर घूम रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, वही मैं दिखा रहा हूं। आप देख सकती हैं कि अभी भी पुलिस प्रशासन, जब सुबह हम लोग आए थे 8 बजे के आसपास या उससे पहले, तब काफी लोगों को हटाया जा रहा था। पुलिस की जो गश्त टीम थी वो यहां से गुजर रही थी, लोगों को हटा रही थी, लेकिन जैसे ही गश्त टीम जा रही है और जो पर्यटक हैं वो तुरंत यहां आ जा रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि होटलों में अभी भी पर्यटक हैं और होटल जो है सी बीच के बिल्कुल करीब है, मुहाने पर हैं। ऐसे में जैसे ही पुलिस को वो नहीं देखते हैं तो तुरंत यहाँ समुद्र के किनारे विशाखापट्टनम का, और यहाँ से ही करीबन 230 किलोमीटर की दूरी पे साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद जो है वो वहाँ से पास करेगा आंध्रा के कोस्टल रीजन को टच करते हुए उड़ीसा की तरफ वो मूव करेगा। लेकिन एक मज़ेदार बात या फिर हैरानी की बात अगर हम कहें या फिर दिखा सके तो यहाँ पर स्थानीय लोग, क्योंकि आज सैटरडे है और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जो यहाँ पे घूमने आए हैं, सेल्फी खींचने आए हैं, लेकिन दुकानें सारे इनको बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से। इन लोगों से एक बार बात करने की कोशिश अगर हम करें कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। एक बार एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की वार्निंग भी है, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोग घूम रहे हैं, कहीं डर नहीं लगता? डर नहीं लगता भैया, क्या व्यापार करने के लिए इफ आई स्टे एट होम आई कैन नॉट लिव, दैट्स व्हाई आई केम हियर। फॉर एग्जांपल हेवी, इफ इट फॉल हेवी रेन देन आई विल लीव दिस प्लेस एंड गो टू होम। अच्छा, सरकार की तरफ से यहाँ पे दुकानें सब बंद कर दी गई? हाँ, बंद करो बोले, कल आए कि बंद करो, तूफान है ना इसलिए सब बंद करके जाओ बोला। और यहाँ पे जितने भी लोग थे उनको पीछे जाने के लिए कहा गया था? यहाँ पे जितने लोग थे उनको क्या पीछे जाने के लिए दोबारा आएंगे। अनुपम, आप भी नजर बनाए रखें, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का। और अब बात बीएसएफ के स्थापना दिवस की, जो कि इस बार जैसलमेर में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज से 2 दिन के दौरे पर अमित शाह जैसलमेर जा रहे हैं, जहां वो सीमा पर तैनात बहादुर जवानों से मुलाकात करेंगे, वहीं स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। देश के बहादुर जाबाजों की ये तैयारी है बीएसएफ के स्थापना दिवस को शानदार बनाने की, दुनिया को बीएसएफ की ताकत का एहसास कराने की। आसमान से लेकर जमीन तक ये जवान दम भरने को तैयार हैं। ये कदमताल दुश्मनों के हौसले पस्त कर दी, जहां पुरुषों के साथ महिलाएं भी देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। सेवानिवृत्त लांस नायक भैरव सिंह, देवियों तथा सज्जनों, ये वही भैरव सिंह हैं जिनकी भूमिका प्रसिद्ध हिंदू मॉडल में श्री शक्ति। बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस इस बार पाकिस्तान से सटी सीमा जैसलमेर में मनाया जा रहा है। बीएसएफ की इस ऐतिहासिक परेड में पूरे देश के बीएसएफ 13 फ्रंटियर के करीब 12 रेजिमेंट हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बीएसएफ की आर्टिलरी रेजिमेंट, एयर रेजिमेंट, मोटरसाइकिल जाबाज टीम, बीएसएफ महिला जवानों का भवानी दस्ता शामिल है। इस परेड में बीएसएफ का ऊंट दस्ता, कैमल माउंटेड बैंड, डॉग स्क्वाड और बीएसएफ का फुट कॉन्टिजेंट कदम से कदम ताल मिलाते हुए भव्य प्रदर्शन करेगा। बीएसएफ ने वक्त के साथ खुद को एडवांस भी किया है, जहां सीमा सुरक्षा के लिए नए नए हथियारों और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बीएसएफ की सीमा सुरक्षा बलों की प्रहरों की द्वारा उपयोग में लाने वाले सारे थर्मल इमेजर हैं। इसमें ये जो थर्मल इमेजर है जो रात्रि में निगरानी करता है और ये हेतु एडवांस उपकरण है। इसकी मदद से हमारे जवान जो है दुश्मनों की इलाकों को मॉनिटरिंग स्क्रीन में लाइव देख सकता है, तथा जो कि अभी प्रदर्शित किया गया है,
तथा इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की भी सुविधा है। ये सबसे पुराना मॉडल है जो कि हमारे पास 2006 में बेटी जो है बेल मछलीपट्टनम से खरीदा गया, 2011 में दृष्टि, 2012 में कोरल बी और अनुकूल वर्जन जो है ये 2016 में बेटी खरीदा गया और सबसे लेटेस्ट में हमारे पास ये रजक जो है 2017 में खरीदा गया। इसका ये खासियत है, इसमें भी डे कैमरा और थर्मल नाइट कैमरा भी उपलब्ध है और साथ साथ में इसमें GPS और मतलब DMC जो कि डिजिटल मैग्नेटिक कंपास है ये भी उपलब्ध है। BSF के इस कार्यक्रम में हथियारों की प्रदर्शनी भी लगेगी, जहां आम जनता देश के आधुनिक हथियारों से रूबरू हो सकेगी। वो हथियार जिन्होंने वक्त और हालात के हिसाब से खुद को बदला है। जैसलमेर तैयार है देश के पराक्रम को देखने के लिए, हिंदुस्तान की ताकत का गवाह बनने के लिए। जितेंद्र बहादुर सिंह, जैसलमेर, आज तक। और उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में हिंदू मुसलमान थम नहीं रहा है। जिन्ना और मथुरा वाले बयान के बाद चुनावी अखाड़े में जाली टोपी और लुंगी वाला बयान आ गया है। जी हां, ऐसे बयान देने वाले कोई और नहीं है बल्कि सूबे के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य हैं। सबसे पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। या पूरा अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइंस के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था, लेकिन इस शांतिपूर्ण इलाके को भी अशांत करने के लिए एक साथ मैं देखता था 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ियों में 50-50, 100-100 वस्त्रहे लेकर के यहां गुंडे अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए आते थे कि नहीं आते थे? पूरे कमिश्नरी से जुड़े हुए, जिस भी बाजार से संबंधित आप होंगे। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज तक बेमिसाल 20 साल।